फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। असेसमेंट ईयर 2021 के ITR फॉर्म्स में इस बार काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। आज के वीडियो में हम आपको ITR 1 में क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना ITR 1 फॉर्म ओपन कर लिया है और देखते हैं वन बाय वन कि क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। तो सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो जनरल इन्फॉर्मेशंस पार्ट ए में किया गया है। इस वाले पेज में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया कॉलम फिल करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर लिखा है क्या आप ये रिटर्न ऑफ इनकम इसलिए भर रहे हैं क्योंकि आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, जो कि यहाँ पर ये 3 कंडीशंस बताई गई हैं। लेकिन अदरवाइज़ आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब कि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, आपके ऊपर ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है कि आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें, लेकिन इन 3 कंडीशंस के फुलफिल होने की वजह से आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 3 कंडीशंस कौन कौन सी बताई गई हैं यहाँ पर? अपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की रकम जमा करवाई हो, या आपने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख या उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया हो अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 लाख या उससे ज़्यादा का आया हो। ये जो नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जा रही है, इस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हम उसको आई बटन पर ऊपर लिंक कर देंगे, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप रेगुलरली अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं और आप अबव एग्जेम्पशन लिमिट आते हैं, 2.5 लाख के ऊपर आते हैं, तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करके इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले रिटर्न फाइल नहीं करते थे, लेकिन इन 3 कंडीशंस के आ जाने की वजह से आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तब आप यहाँ पर येस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और जिस भी कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हैं वहाँ पर आपको उसका अमाउंट देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था फर्स्ट चेंज जो ITR फॉर्म्स में इस बार किया गया है। चलते हैं दूसरा चेंज देखते हैं क्या किया गया है। दूसरा जो चेंज किया गया है वो हमें मिलेगा यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में। कंप्यूटेशन पूरा सेम एज इट इज़ है जैसा कि लास्ट ईयर में था। आपको अपने फॉर्म 16 के हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर वैसे ही कॉपी पेस्ट मिलेंगी। आपको बस यहाँ पर अपनी फिगर्स रखनी होती हैं फॉर्म 16 से। यहाँ पर जो चेंज किया गया है वो किया गया है इन्वेस्टमेंट्स के कॉलम में। तो देखते हैं क्या चेंज है। यहाँ पर नीचे पार्ट सी डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। Whether you have made any investment or deposit or payments between 1/4/2020 to 30/6/2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter 6A। मतलब अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 के बीच में किए हैं और आप चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट्स को आपके इसी वाले असेसमेंट ईयर में 2021 में आप उसे क्लेम करना चाहते हैं, तो आप वो फिगर्स यहाँ पर दे सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय के लिए बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए थे। इस वजह से ये फैसिलिटी दी गई है कि आप अप्रैल से लेकर जून के बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनको आप इस वाले असेसमेंट ईयर में 2021 में क्लेम कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता था पिछले सालों में। 31 मार्च हमारी लास्ट डेट होती थी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट 31 मार्च के बाद करते थे तो वो आपके अगले साल के लिए रेलेवेंट होता था, इस साल के लिए नहीं होता था। लेकिन इस बार ये फैसिलिटी दी गई है कि आप 31 मार्च के बाद की गए इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने जून तक कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो उसको आप इस वाले साल में क्लेम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट थोड़ा बढ़ेगा और आपका टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। अब इस वाले शेड्यूल को कैसे भरना है, यहाँ पर लिखा है अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको शेड्यूल DI फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि क्या आपके इस तरह के कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने अप्रैल और जून के बीच में किए हैं। अब ये शेड्यूल आपको कैसे फिल करना है, अभी यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है येस या नो सेलेक्ट करने के लिए। ये कैसे हाईलाइट होगा, जब आप यहाँ पर सेक्शंस में अमाउंट फिल करेंगे तो हम 80C में टोटल आपका जितना भी यहाँ पर 80C का अमाउंट है जून तक यहाँ कंसिडर किया जाएगा। जितना भी आपका 80C का अमाउंट है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो हम यहाँ पर 1,50,000 डाल देते हैं। 1.5 लाख का पूरा हमने इन्वेस्टमेंट किया है जून तक, और हम चाहते हैं कि हमने अप्रैल से जून के बीच में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो भी इसी साल में कंसिडर किया जाए। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 1.5 लाख की फिगर डाली है तो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है
और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे येस या नो। किए हैं तो आप येस सेलेक्ट करिए और नहीं किए हैं तो आप नो सेलेक्ट करिए। अगर आप येस सेलेक्ट करते हैं तब आपको शेड्यूल DI फिल करना होगा। चलिए बताते हैं कि शेड्यूल DI किस तरह से फिल किया जाएगा। यहाँ पर येस सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर ऊपर जाना है शेड्यूल DI पर। शेड्यूल DI मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अब ये देखिए जो हमने वहाँ पर फिगर्स डाली थी 1.5 लाख रुपए की, वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर बगल में एक और कॉलम दिया गया है जिसमें पूछ रहा है डिडक्शंस एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन अप्रैल टू जून 2020। अब यहाँ पर आपको कौन सी फिगर देनी है? आपको सिर्फ उतना पोर्शन यहाँ पर देना है जो अप्रैल से जून के बीच का है। तो मान लेते हैं कि हमने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में किया था, तो वो फिगर हम यहाँ पर दे देंगे। बस इसी तरह से आपको शेड्यूल DI को फिल करते जाना है। अगर किसी और सेक्शन में आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो भी इसी तरह से होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अप्रैल से जून के बीच में NPS में निवेश किया, जिससे कि हम 80 CCD 1B के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकें। और हम मान लेते हैं कि हमने 50,000 रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था इस पीरियड के बीच में। अब हम यहाँ पर 50,000 डाल देंगे। इसके बाद हम वापस शेड्यूल DI पर जाते हैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे, शेड्यूल DI में हमें 80 CCD 1B का कॉलम मिल जाएगा, जो कि हमारे मेन फॉर्म से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 50,000। और क्योंकि हमने ये पूरा अमाउंट अप्रैल से जून के बीच में इन्वेस्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पर 50,000 लिख देंगे दूसरे वाले कॉलम में, और ये हमारा शेड्यूल DI कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर और किसी सेक्शन में भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो फिगर आप यहाँ पर दे सकते हैं अप्रैल से जून के बीच वाली। तो फ्रेंड्स, ये तो था दूसरा मेजर चेंज जो किया गया है। इस शेड्यूल को आपको काफ़ी ध्यान से फिल करना होगा। इसके बाद देखते हैं कि थर्ड चेंज क्या हुआ है इस फॉर्म में। जो तीसरा चेंज किया गया है वो किया गया है सेक्शन 80D में। पहले हमको सेक्शन 80D का अमाउंट यहाँ पर सिंपली फिल कर देना होता था, लेकिन अब इसके लिए भी इन्होंने शेड्यूल बना दिया है और आपको 80D के लिए शेड्यूल फिल करना होगा। 80D होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किया है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उसकी फिगर यहाँ पर दी जाती है। अब ये आपका कॉलम ऑटो पॉपुलेट होगा शेड्यूल 80D से। शेड्यूल 80D देखते हैं। ऊपर आपको DI के बगल में शेड्यूल 80D मिल जाता है और यहाँ पर आपको येस या नो सेलेक्ट करना होगा कि आप किसके लिए शेड्यूल 80D फिल कर रहे हैं। यहाँ पर पहला है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज़ अ सीनियर सिटीजन। यहाँ पर पेरेंट्स के लिए नहीं पूछ रहा है कि क्या आप या आपका कोई फैमिली मेम्बर पेरेंट्स के अलावा सीनियर सिटीजन है। अगर है तो ये सेलेक्ट करिए और अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करिए। मान लेते हैं कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं और आप 80D का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करिए। नो सेलेक्ट करते ही आपके ये बाकी सारे कॉलम्स यहाँ पर हाईलाइट होने बंद हो गए हैं और सिर्फ जो हाईलाइट हो रहा है वो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ एंड फैमिली। तो आप सेल्फ और फैमिली के लिए जो भी आपने प्रीमियम पे किया हो वो फिगर्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इन केस कि आप येस सेलेक्ट करते हैं, मतलब आपकी फैमिली में आप या फिर आपका कोई भी मेंबर सीनियर सिटीजन है, यहाँ पर पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है, पेरेंट्स के अलावा, तब यहाँ पर ये ऊपर के कॉलम्स यहाँ पे ब्लैंक हो गए हैं और जो यहाँ पर हाईलाइट हुए हैं वो हुए हैं सेल्फ एंड फैमिली सीनियर सिटीजन के कॉलम्स। तो यहाँ पर आप फिगर्स दे सकते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया गया है। इस तरह से आपको ये 80D का शेड्यूल फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज़ अ सीनियर सिटीजन। यहाँ पर स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए पूछ रहा है कि क्या पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन हैं। तो यहाँ पर येस सेलेक्ट करने पर सीनियर सिटीजन वाला कॉलम हाईलाइट्स हो जाएंगे और अगर आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करते हैं तो सिंपली जो अंडर 60 ईयर्स ऑफ एज पेरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। अब ऐसा चेंज क्यों किया गया है? क्योंकि
पेरेंट्स जो अंडर 60 ईयर्स ऑफ एज हैं उनके लिए डिडक्शन की लिमिट अलग होती है, और जो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए डिडक्शन की लिमिट अलग होती है। इस वजह से यहाँ पर ये इस तरह से बाइफर्केशन बनाया गया है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने अमाउंट को फिल करने में और डिडक्शंस को क्लेम करने में। तो फ्रेंड्स, ये तो था तीसरा मेजर चेंज जो कि इस बार ITR फॉर्म्स में किया गया है। इसके अलावा इस बार ITR फॉर्म्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस बार आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछले साल 40,000 रुपये का था, वो इस बार यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होगा। 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है आपको सैलरी अमाउंट पर या फिर आपके पेंशन अमाउंट पर। साथ ही 87A के रिबेट में भी आपको चेंज मिलेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के अंदर आती है तो आपको अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिल जाएगा 12,500 रुपये का। इसके बाद फ्रेंड्स, बाकी सारा फॉर्म सेम है जैसा हमने लास्ट ईयर फिल किया था। चेंज यहाँ पर किए गए हैं, सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशंस के कॉलम में आपसे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मांगी गई हैं। शेड्यूल DI आपको फिल करना है अगर आप अप्रैल से जून के बीच का इन्वेस्टमेंट क्लेम करना चाहते हैं, और आपको 80D सेक्शन के लिए अलग से शेड्यूल फिल करना होगा, जो कि पहले नहीं किया जाता था। इसके अलावा इस बार ITR फॉर्म को सबमिट कर देने के बाद आपको जो ITR V फॉर्म मिलता है उसमें भी चेंज किया गया है। अब आपको ITR V फॉर्म में कोई भी फिगर्स या अमाउंट्स दिखाई नहीं देंगे जब तक कि आप अपने ITR V को E-वेरीफाई नहीं करते हैं, या फिर आप उसे पोस्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर नहीं भेजते हैं और वहां से आपके पास वेरीफाइड का ईमेल नहीं आ जाता है। तब तक आपको ITR V में कोई भी अमाउंट दिखाई नहीं देगा। जैसे ही आप अपने ITR फॉर्म को E-वेरीफाई करेंगे, आपके पास सारी फिगर्स आ जाएंगी जो भी आपने ITR फॉर्म फिल किया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।